हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम भारत में समाजशास्त्र विचारों के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप यूपी पीजीटी जेआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर या आरपीएससी या फिर नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले है कि 19वीं सदी तक विश्व में ऐसे विज्ञान का अभाव था जो समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ा जा सके। ठीक है, उस समय वैश्विक सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे और इन्हीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप 3 बड़ी घटनाओं ने समाजशास्त्र को उद्भव में जो है मार्ग बनाया था। तो समाजशास्त्र को विकास में जो है 3 बड़ी जो है घटनाएं हुई थी, तब जो है समाजशास्त्र का विकास हुआ था। तो पहली क्या है कि यूरोप की वाणिज्यिक क्रांति। तो यूरोप में पहले क्या हुई थी? वाणिज्यिक क्रांति। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप कागजी मुद्रा का जो है विकास हुआ था और बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ था, और साथ में जो है मध्यम परिवार का जो मध्यम वर्ग था, मध्यम जो व्यवसाय में लगा हुआ था, उसका उदय हुआ था। फिर है यह समय यूरोप में पूर्ण जागरण का समय था यूरोप में, और इसलिए इसे वैज्ञानिक क्रांति की संज्ञा भी जो है यहाँ दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति आने से भी जो है समाजशास्त्र का विकास हुआ था। तो इस क्रांति ने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इसने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता यानी फ्रेटर्निटी जैसे विचारों का विकास करवाया था लोगों के जीवन में। फिर है इस क्रांति के बाद फ्रांस में राजशाही का अंत हुआ था और लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। फिर है ये रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, इस क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। औद्योगिक क्रांति आई थी, पहले मशीनीकरण के बाद उत्पादन में वृद्धि हुआ, फिर पूंजी को बढ़ावा मिला और उद्योगों और शहरों का जो है विकास हुआ। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद औद्योगिक श्रमिक वर्ग का उदय हुआ था और फिर लघु श्रमिकों का शोषण किया गया था। फिर इस शोषण के परिणाम स्वरूप इन श्रमिकों की विभिन्न आर्थिक सामाजिक समस्याएं आने लगी। ठीक है, जिन्होंने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर है वर्ष 1938 में फ्रांसीसी दार्शनिक जो थे, 1838 में फ्रांसीसी दार्शनिक कौन थे? अगस्त काम्टे ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में कहा था, इसलिए उन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है शुरुआत में इन्होंने इस विषय को सामाजिक भौतिकी कहा था, लेकिन बाद में जो है इसका नाम इन्होंने समाजशास्त्र लिख दिया। फिर 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा, है ना। फिर उसके बाद 1919 में इस विश्वविद्यालय में जो है समाजशास्त्र की स्थापना की गई, और इसके प्रथम अध्यक्ष किसने की थी? पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्षता में ही समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा। 1924 में गोविंद सदाशिव गुरु यानी जीएस गुरु को इस विभाग के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, फिर 1917 में विश्वनाथ शील के प्रयासों से कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत की गई। फिर उसके बाद 1921 में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू किया गया, वो भी राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। फिर 1923 में मैसूर और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र की शुरुआत की गई। तो ये देखिए सारे जो स्टेट है उनमें शुरू की गई थी, पूछा जा सकता है, ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1952 में जीएस गुरु के प्रयासों से इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, और यह संस्था समाजशास्त्र के क्षेत्र में आज भी काम कर रही है। फिर 3 अन्य संस्थाएं हैं जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस TISS जो कि मुंबई में है, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क जो कि लखनऊ में है, और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये कि आगरा में है। ठीक है, फिर है समाजशास्त्र के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं 4 संस्थाओं के नाम बताने हैं। तो सोशियोलॉजी में जो है सोशियस प्लस लोकस, तो ये दोनों को मिलाकर के सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। चलिए समाजशास्त्र की परिभाषा देख लेते हैं। किंग्सले डेविस ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। HM जॉनसन ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र क्या है? समाज समूह का विज्ञान है। गिलिन ने क्या कहा है? समाज में रह रहे व्यक्ति के मध्य में होने वाली अंतर क्रियाओं को उन्होंने क्या कहा है? समाजशास्त्र कहा है। तो ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा समाजशास्त्र की परिभाषा। चलिए अब GS घुरे के बारे में जानते हैं। भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है? GS घुरे, जरूर याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। भारतीय संस्कृति एक सभ्यता के क्षेत्र में कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें जो कृतियां हैं,
तो उन्होंने कास्ट एंड क्लास ऑक्यूपेशन, तो जीएस घुरे की जो है कृतियाँ, उनकी बुक्स हैं जो कि पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सेकंड है द इंडियन साधुज और वैदिक इंडियन और रेस एंड कास्ट इन इंडिया, जो कि कई बार पूछी जा चुकी है। भारतीय समाज के क्षेत्र में जीएस घुरे का योगदान जो कि बहुत ही माना गया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था कैसी थी हमारे भारतीय समाज में। वर्ण व्र धातु से शब्द बना है और इसका अर्थ क्या होता है, वर्ण करना यानी चुनाव करना। चुनाव करने से तात्पर्य व्यवसाय के चयन से होता है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रंग। आर्यों ने स्वयं के लिए श्वेत वर्ण और अनार्यों के लिए जो है कृष्ण वर्ण का प्रयोग किया था, ठीक है। भगवद गीता में वर्णन वर्ग व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। चातुष्वर्ण्य में जो है सृष्ट गुण वर्ग कर्म का विभागश दिया गया है, अर्थात इस सृष्टि में 4 वर्ण गुण अर्थात कार्यों पर आधारित होती है, ठीक है। इस व्यवस्था का व्यवस्थित उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है। इस तरह से 4 वर्ण जो है हुए हैं। फिर इसमें जो है 4 वर्णों में 4 गुण पाए जाते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 पाए जाते हैं, ठीक है। ब्राह्मण जो कि सात्विक गुण पाया जाता है। इनके मुख्य कार्य क्या क्या थे, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना लेना और वेदों का अध्ययन या अध्यापन कराना। क्षत्रिय का क्या काम था, क्योंकि इनका जो गुण था वो सात्विक राजसिक, ठीक है, दोनों थे। तो इन्होंने जो है रक्षा करना, अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना, ऐसी जो है इनके कार्य थे। वैश्य का क्या था, राजसिक और तामसिक गुण पाए जाते थे। तो ये भगवद गीता के अनुसार वैश्य का मुख्य कार्य वार्ता था। वार्ता से तात्पर्य कृषि, पशुपालन, वाणिज्यिक कार्यों में लगे हुए थे। उत्पादन करना, संग्रहण करना, अध्ययन करना, दान देना। शूद्र क्या था, ये जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करने का कार्य था। इन वर्ण को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहली बार शूद्रों को वार्ता का अधिकार भी दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं इस व्यवस्था में होने वाले लाभ। समाज का विभाजन श्रम अर्थात कार्य के आधार पर होता था, जिससे कि श्रम विशेषीकरण सुनिश्चित होता था और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। समाज में सभी वर्ण एक दूसरे का महत्व समझते थे, इसलिए यह समतामूलक समाज था, ठीक है। फिर इस समाज में प्रत्येक वर्ण की प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलती थी। प्रत्येक वर्ण को कर्तव्य उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक बनाया जाता था। अब इसके दोष देख लेते हैं। यह व्यवस्था शुरुआत में कर्म पर आधारित थी, परंतु कालांतर में जन्म पर आधारित हो गई। इस वजह से इसमें अन्य कुरीतियाँ भी आगे, जैसे अस्पृश्यता का जन्म हुआ था। इन कुरीतियों की वजह से यह समाज एवं राष्ट्र के विकास में बाधक बनी हुई। आपद धर्म, इस अवधारणा का जो है गुप्त काल में हुआ था। इसके तहत किसी भी वर्ण का व्यक्ति आपातकाल की स्थिति में अपने कार्यों को बदलकर अपने वर्ण को बदल भी सकता है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के विभिन्न लाभों का उल्लेख है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो हम आश्रम व्यवस्था करेंगे कि आश्रम व्यवस्था कैसी थी। तो थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।